हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू ने अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी कल्टिवेटर को वहीं पे खत्म कर दिया था और अपनी साथी की इतनी भयानक मौत देखकर उसके बाकी सभी साथियों ने तो खुद ही वहां पे अपनी जान दे दी थी। जिसके साथ ही एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एसएस टज़ू ये पहला कॉम्पिटिशन जीत चुके थे और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें सेकंड मरीडियन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ फर्स्ट लेवल को पार करने के रिवार्ड में हम देखते हैं कि एसएस टज़ू को वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बॉल मिलती है, जिसे एसएस टज़ू वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। जो देखकर वो लेडी मास्टर ज़ोई वहाँ पे एसएस टज़ू को स्पिरिचुअल बार के बारे में बताते हुए कहती है कि ये आपका पहले लेवल को पार करने का रिवार्ड है। लेकिन ज़ोई की ये बात सुनकर भी हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे ज्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, जो देखकर ज़ोई को लगता है कि शायद एसएस टज़ू को ये रिवार्ड पसंद नहीं आया। इसलिए ज़ोई वहाँ पे एसएस टज़ू से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या हुआ, क्या आपको ये रिवार्ड पसंद नहीं आया। ज़ोई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टज़ू उसे तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन वो अपने मन में ही कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल स्टार की एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल दिखाई दे रही है। भले इसके अंदर प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा कमाल की है। और अगर मैं इसमें प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी मिला दूं तो फिर तो ये स्पिरिचुअल स्टार और भी ज्यादा खास और पावरफुल बन जाएगा। और ये कहकर एसएस टज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके आसपास की सारी प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सीधे वहाँ पे स्पिरिचुअल स्टार के अंदर ही डालने लगे थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल स्टार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो देखकर ज़ोई वहाँ पे एसएस टज़ू को रोकते हुए कहती है कि प्लीज रुकिए, ऐसा मत करिए, ये स्पिरिचुअल स्टार हजारों साल पुरानी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है। यहाँ पे ज़ोई बेचारी को लग रहा था कि शायद एसएस टज़ू यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टार को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, लेकिन वो बेचारी कहाँ जानती थी कि एसएस टज़ू तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टार की पावर को डिवाइन पावर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे एसएस टज़ू वहाँ पे उसके अंदर अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक उस स्पिरिचुअल स्टार से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारी ज़ोई भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चली जाती है। और उसी के साथ साथ उस स्पिरिचुअल स्टार से एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान में जाने लगी थी, जहाँ ऊपर आसमान में भी एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन बनने लगा था। चारों तरफ वहाँ पे गोल्डन थंडर लाइटनिंग हो रही थी। आज तक किसी की भी ऐसी कमाल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन नहीं हुई जिसके अंदर गोल्डन थंडर लाइटनिंग हो। और तभी हम देखते हैं कि एसएस टज़ू धीरे धीरे वहाँ पे उस गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए ऊपर हवा में उठने लगे थे। और ऊपर हवा में उठकर जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की एनर्जी का बहाव वहाँ पे और भी ज्यादा तेज हो गया था। और वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सारी एनर्जी वहाँ पे गिरते हुए एसएस टज़ू की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ इतनी ज्यादा रोशनी फैल गई थी कि ज़ोई बेचारी को तो वहाँ पे अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। लेकिन जब वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका था। एसएस टज़ू उस स्पिरिचुअल स्टार की सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुके थे और अभी अभी जो यहाँ पे गोल्डन एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था वो एसएस टज़ू की ब्रेक थ्रू करने का था। वही एसएस टज़ू को वहाँ पे इस तरह से नीचे आते हुए देखकर बेचारी ज़ोई को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे चौंकते हुए एसएस टज़ू से कहती है, क्या आपने इतनी जल्दी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्टार की एनर्जी को ऑब्जर्व भी कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे ज़ोई को कोई भी जवाब नहीं देते। वो वहाँ पे अपने मन में ही कहते हैं, इस स्पिरिचुअल स्टार की एनर्जी इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी, इसने तो फाइनली मुझे की रिफाइनिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू करवा दिया। बस एक स्टेप और उसके बाद मेरी फाउंडेशन भी बिल्ड हो जाएगी। अभी तक एसएस टज़ू की रिफाइनिंग स्टेज में ही थे, लेकिन आप इमेजिन कीजिए जब एसएस टज़ू की फाउंडेशन भी बिल्ड हो जाएगी तो फिर उनकी पावर्स किस लेवल तक पहुंच जाएगी। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक एसएस टज़ू ने अपनी 1% पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो आगे फिर आप एसएस टज़ू की पावर्स का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। खैर, एसएस टज़ू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए खुद से कहते हैं कि मेरा यहाँ पे आना वाकई काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। और ये कहकर उन्होंने वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल भी बता दिया था, जिसके अंदर वो जाते हुए ज़ोई से कहते हैं कि चलो अब हमारे नेक्स्ट लेवल में जाने का समय हो चुका है। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें निंजी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निंजी लेटे हुए आराम कर रही थी। लेकिन अब वो वहाँ पे आराम कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है, जो देखकर वो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और ये कहते कहती उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने बने हुए मैप के ऊपर पड़ती है, जिसकी मदद से उसे वहाँ पे पता चलता है कि कोई नेक्स्ट लेवल में चला गया है। जो देखकर निंजी भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि आखिर ऐसा यहाँ पे कौन आ गया है जो कि इतनी जल्दी सेकंड लेवल के अंदर चला गया। और मैंने तो सेकंड लेवल तक जाने वाले रास्ते के ऊपर बैरियर लगा रखा था, तो उसके बावजूद भी ये पर्सन सेकंड लेवल के अंदर कैसे चला गया। और ये कहकर निंजी जब वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करती है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि सेकंड लेवल के अंदर एक नहीं बल्कि दो लोग गए हैं। और ये देखकर तो उसे वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है कि अगर लॉर्ड यिनजी को इस बारे में पता चल गया तो वो फिर से मेरी एलेक्सिस को काट लेंगे, इसलिए मुझे उनके पता लगने से पहले इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। और ये कहकर निंजी वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सेकंड लेवल के साथ छेड़छाड़ करने लगी थी। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सेकंड लेवल वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि इल्यूजनरी ड्रीम लैंड था और देखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर तभी वहाँ पे एसएस टज़ू को बनाया हुआ पोर्टल ओपन होता है, जिससे निकलते हुए एसएस टज़ू और ज़ोई भी वहाँ पे पहुंच चुके थे। पर उस इल्यूजनरी ड्रीम लैंड को देखकर एसएस टज़ू को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारी ज़ोई तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो चुकी थी। पर उसी के साथ साथ वो ड्रीम लैंड को देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहती है कि आखिर ये कौन सा लेवल है, ऐसे किसी हिडन लेवल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था और ना ही मैंने आज से पहले कभी इस लेवल को देखा है। ये तो कितना ज्यादा खूबसूरत और ड्रीमी है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। और ये कहकर ज़ोई वहाँ पे उस ड्रीम लैंड की खूबसूरती को निहारने लगी थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे ड्रीम लैंड की खूबसूरती को निहार ही रही थी कि तभी उसे
उसे वहाँ पे किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऊपर आसमान से एक स्टार की तरह सीधा नीचे आ गिरता है। और नीचे गिरते ही वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा था, आखिर अब तुम्हें क्या हो गया? तुमने यहाँ पे इस तरह से अचानक मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट क्यों कर दिया? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम दोबारा मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं करोगी। असल में ये काम किसी और का नहीं बल्कि निजी का था। और जब बेचारा वो कल्टीवेटर अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखता है तो वो वहाँ पे और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि आखिर मैं इतना ज्यादा अनलकी कैसे हो सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा था, प्लीज मुझे 4th लेवल में ही वापस भेज दो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। और तुम मुझे आगे भेजने के अलावा पीछे क्यों भेज रही हो? मैं 4th लेवल में, अब तक मैं 4th लेवल में 33,700 और 45 टाइम से भी ज्यादा मार चुका हूँ। और अब तो मैं किसी भी समय 5th लेवल में जाने ही वाला था। और ये कहते हुए वो कल्टीवेटर बेचारा गुस्से से वहाँ पे पूरी तरह से पागल होने लगता है। वो वहाँ पे गुस्से से इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो वहाँ पे रखे हुए स्टोन्स को किक मारते हुए उन्हें वहाँ पे उठा उठा के दूर फेंकने लगा था। लेकिन अभी बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे इसी तरह से अपना गुस्सा निकाल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़े चूहे ने आते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे उस बड़े से चूहे के अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने वहाँ पे उस चूहे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर अपने स्पीयर को बाहर निकाल लिया था। और किसी तरह उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे खुद को उस बड़े से चूहे के अटैक से तो बचा लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे उस चूहे की तरह वहाँ पे एक बहुत बड़े मंकी की भी एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उसे वहाँ पे चूहे की तरफ फेंक दिया था। और चूहे ने भी उसे वहाँ पे किक मारते हुए दोबारा मंकी की तरफ फेंक दिया था। और इस तरह वो दोनों ही उसे वहाँ पे गेट समझते हुए उसके साथ खेलने लगे थे। जहाँ इस सब में बेचारे उस कल्टीवेटर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन वो वहाँ पे खुद को संभाल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मंकी दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था। और जैसे ही उस मंकी का अटैक जाकर वहाँ पे उस कल्टीवेटर को लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ोई वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे खुश होती हुई कहती है, इतना बड़ा चूहा और इतना बड़ा मंकी, पर ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट है। और ये कहकर वो वहाँ पे इससे तजू से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये किस तरह का लेवल है और इसे डिजाइन किसने किया होगा, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन ज़ोई की सारी बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि एसएस तजू उससे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। एसएस तजू की नजर तो अभी तक भी वहाँ पे उनकी फाइट के ऊपर ही टिकी हुई थी, जहाँ उस कल्टीवेटर ने अपने प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से किसी तरह से खुद को वहाँ पे बचा लिया था। पर जब वो मंकी वहाँ पे उस कल्टीवेटर को सही सलामत देखता है तो अचानक ही वो वहाँ पे अपने मुंह में से एक बेल को बाहर निकालता है, जैसे उसने वहाँ पे जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था। और उस बेल का सीधा सीधा असर वहाँ पे बेचारे उस कल्टीवेटर के दिमाग के ऊपर हो रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बेचारे उस कल्टीवेटर की हर गुजरते पल के साथ हालत और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। लेकिन वो मंकी तो वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इवन अब तो उसने वहाँ पे और भी ज्यादा जोर जोर से उस बेल को बजाना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है ये मंकी यहाँ पे नहीं रुकने वाला, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये दर्द हमेशा के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं खुद ही यहाँ पे अपनी जान दे दूं। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी सोल को बर्न करते हुए वहाँ पे अपनी बॉडी को खुद ही एक्सप्लोड कर दिया था। जहाँ जैसे उसकी बॉडी एक्सप्लोड होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे निकलने वाली शॉक वेव्स वहाँ पे पूरे ड्रीमलैंड में फैल गई थी। जो देखकर ज़ोई वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है कि इस कल्टीवेटर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसकी पावर्स को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये कल्टीवेटर यहाँ पे पिछले 500 लाख सालों से कल्टीवेट कर रहा होगा। वहीं हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर के एक्सप्लोजन की वजह से वो चूहा और बड़ा सा मंकी भी मारे गए थे। लेकिन अभी ज़ोई वहाँ पे इन दोनों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ रीजनरेटिंग एनर्जी फैलने लगी थी, जिसने देखते ही देखते उन दोनों को दोबारा वहाँ पे जिंदा कर दिया था। जिसका मतलब है कि उस बेचारे कल्टीवेटर ने यहाँ पे खामखा ही अपना सेक्रीफाइस दिया था। जबकि उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से जिंदा होते हुए देखकर तो ज़ोई वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये लेवल तो अब और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है और मुझे यहाँ पे इन दोनों अजीब से बीस्ट के इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे खुद ही यहाँ पे उस गड़बड़ के बारे में पता लगाना होगा। और ये कहकर ज़ोई वहाँ पे सटजू को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सटजू के सामने आके खड़ी हो जाती है। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी पास को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे खुद से ही कहने लगी थी, मुझे जल्द से जल्द निजी को यहाँ पे इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। पर ज़ोई बेचारी कहाँ जानती थी कि उन लोगों को तो यहाँ पे निजी नहीं फंसाया है। पर उसके बावजूद भी ज़ोई ने वहाँ पे एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था ताकि कोई तो यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आ सके। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे उन दोनों अजीब से बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए एक बार फिर से अपनी पास को एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ वो अपनी पास को एक्टिवेट करते हुए सटजू से कहती है, सटजू आप पहले यहाँ से चले जाइए, तब तक मैं इन दोनों को यहाँ पे संभालती हूँ। लेकिन अभी बेचारी ज़ोई वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि सटजू उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ जैसे ही सटजू आगे बढ़ते हो तो हम देखते हैं कि अचानक उन दोनों से अजीब से बीस्ट ने आगे बढ़ते हुए सटजू के ऊपर वहाँ पे हमला कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पे सटजू के पास आते हैं तो हम देखते हैं कि सटजू ने वहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से ही उन दोनों के ऊपर ही वहाँ पे ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वो दोनों ये अजीब से बीस्ट वहाँ पे नीचे जमीन के साथ चिपक गए थे। और उसी के साथ साथ सटजू वहाँ पे अपनी फिंगर को उन दोनों से अजीब से बीस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, अब से तुम दोनों मेरे हर एक हुक्म को मानोगे। सटजू के ऐसा कहते ही वो दोनों अजीब से बीस्ट जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाने लगे थे, जो देखकर सटजू कोल्टून में उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। सटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा चूहा तो चुपचाप वहाँ से चला गया था। लेकिन वो बड़ा सा मंकी वहाँ पे अपने पास से डोरेमोन वाले बैम्बू कॉप्टर को बाहर निकालता है और उसकी मदद
से वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारी जुई को तो वहाँ पे ये सब देखकर अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या क्या आपने यहाँ पे इतनी जल्दी सेकंड लेवल की मिस्ट्री को भी सोल्व कर दिया? लेकिन अभी जुई वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक बार फिर से एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वही कल्टीवेटर निकल कर बाहर आता है जिसने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही वहाँ पे अपनी जान दी थी। वो वहाँ पे बाहर आते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, गंदे से चूहे कहेंगे, अब देखना अब मैं तुम्हारे यहाँ पे क्या हाल करता हूँ। लेकिन अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे उसी बड़ी सी चूहे के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे जल्दी से भागते हुए जा रहा था। जो देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, ये बड़ा सा चूहा मुझे इस तरह से देखकर डर के मारे यहाँ से भाग क्यों रहा है। लेकिन ये कहते कहते उस कल्टीवेटर की नजर वहाँ पे अपने पीछे खड़े हुए एसेस्टाजू और जुई के ऊपर पड़ती है, जो देखकर जुई वहाँ पे उस कल्टीवेटर से कहती है कि मेरी तरफ मत देखो, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि ये सब तो एसेस्टाजू का कमाल है। इनके सिर्फ कहने भर से ही वो दोनों यहाँ से चले गए। पर जिस अंदाज में एसेस्टाजू ने उन दोनों को हुक्म दिया था वो किसी चिल्ड्रंस होम की तरह लग रहा था। जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये सब मैंने क्यों नहीं सोचा था। हाँ, इन्हें चिल्ड्रंस होम की मदद से कंट्रोल किया जा सकता था और चिल्ड्रंस होम की मदद से इस लेवल को पार करने का ये मैटर तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे एसेस्टाजू को एडमायर करते हुए कहता है, लिटिल फ्रेंड आप तो वाकई काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसेस्टाजू वहाँ पे पड़ी एक बड़ी सी चट्टान की तरफ देखते हैं, जहाँ एसेस्टाजू की उस तरफ देखते ही वो बड़ी सी चट्टान वहाँ पे एक्सप्लोड हो गई थी और उससे वहाँ पे कुछ स्पिरिट पोर्टल्स निकल कर बाहर आती है, जो कि सभी वहाँ पे चलाते हुए जोर जोर से कहने लगी थी कि हमें वापस अपने मास्टर के पास जाना है। उन स्पिरिट पोर्टल्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गए थे। जबकि उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे एक बार फिर से निंजा के रूप का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एसेस्टाजू को सेकंड लेवल के अंदर ही रोकने की कोशिश कर रही थी। पर तभी उसे वहाँ पे पता चलता है कि एसेस्टाजू ने तो सेकंड लेवल की मिस्ट्री को सोल्व कर दिया है और अब चाहे वो यहाँ पे जो मर्जी कर ले, लेकिन वो एसेस्टाजू को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये देखकर तो बेचारी निंजी वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो वहाँ पे घबराते हुए कहने लगी थी कि आखिर ये किस तरह का अजीब सा पर्सन है, मैं इसे रोकने की जितनी भी कोशिश कर रही हूँ ये उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, आखिर मैं इसे रोकने के लिए क्या करूँ। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि निंजी वहाँ पे वापस अपनी जगह पे जाकर सो जाती है और वो वहाँ पे सोते हुए खुद से ही कहती है कि मैं उसे रोकने के लिए जितनी कोशिश कर सकती थी वो मैंने कर ली, अब मैं उसे यहाँ पे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं थोड़ी देर लेट कर यहाँ पे आराम कर लूँ। और ये कहकर निंजी वहाँ पे सारी बातों को इग्नोर करते हुए मजे से वहाँ पे सो जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी स्पिरिट बोटल्स ने वहाँ पे उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक बार फिर से खत्म कर दिया था, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी बेचारा मरने से पहले खुद से ही कहता है कि आखिर हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और ये कहते कहते उस कल्टीवेटर की बॉडी वहाँ पे एक बार फिर से एक छोटे से ब्लास्ट के साथ वहीं पे एक्सप्लोड हो गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुई वहाँ पे एक एक करके उन सभी स्पिरिट बोटल्स के ऊपर लिखे हुए नंबर्स को पढ़ने लगी थी, जहाँ 5 तक तो सभी बोतल्स मौजूद थी, लेकिन बीच में से छठी बोतल गायब थी और उसके बाद डायरेक्ट 7वीं बोतल मौजूद थी, जो देखकर जुई वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि ये छठी बोतल कहाँ गई। जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू अपने फिंगर को लेफ्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है क्योंकि छठी बोतल यहाँ पे मौजूद है और ये इनविजिबल है। पर एसेस्टाजू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो बोतल वहाँ पे विजिबल हो गई थी और जब वो बोतल वहाँ पे विजिबल होती है तो हम देखते हैं कि जुई बेचारी को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे एसेस्टाजू से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि ये बोतल यहाँ पे मौजूद है और ये इनविजिबल है। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इनविजिबल बोतल भी वहाँ पे अपने बाकी साथियों की तरह चिल्लाते हुए बस वहाँ पे यही कही जा रही थी कि मुझे वापस अपने मास्टर के पास जाना है। उस स्पिरिट बोतल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टाजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर को एक स्नेक स्पिरिट ने पकड़ लिया है, इसलिए जल्दी से जाकर अपने मास्टर को बचा लो, कहीं बाद में देरी ना हो जाए। एसेस्टाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सब स्पिरिट बोतल जल्दी से वहाँ पे अपने मास्टर को बचाने के लिए चली गई थी, जो देखकर तो बेचारी जुई को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इन स्पिरिट बोतल्स ने इतनी जल्दी एसेस्टाजू की बात मान ली। लेकिन उसे वहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानगी तो इस बात से हो रही थी कि एसेस्टाजू को वहाँ पे उन स्पिरिट बोतल्स के मास्टर के बारे में कैसे पता चला। और यही सब सोचकर वो वहाँ पे एसेस्टाजू से सवाल करते हुए पूछती है, एसेस्टाजू आखिर आपको इन स्पिरिट बोतल्स के मास्टर के बारे में कैसे पता चला? आपको देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस जगह से काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, क्या आप पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं? जिस पर एसेस्टाजू उसे वहाँ पे कॉल टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। और एसेस्टाजू कैसा कहती है हम देखते हैं कि अचानक के ऊपर आसमान में वहाँ पे एक स्क्रोल ओपन होता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलते हुए सीधा वहाँ पे एसेस्टाजू के ऊपर पड़ने लगी थी। और जब उस स्क्रोल से एनर्जी खत्म होती है तो अचानक उस स्क्रोल में एक पेंटिंग बनने लगी थी और उस पेंटिंग में वही सारी चीजें बनी हुई थी जिनके साथ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे उनका सामना हुआ था। अब ये सब तो बेचारी जुई के लिए वहाँ पे सब कुछ समझ से बाहर हो चुका था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए एसेस्टाजू से पूछती है, ये तो वही सभी चीजें है ना जिनके साथ अभी अभी यहाँ पे हमारा सामना हुआ था, लेकिन इन सभी को यहाँ पे इस तरह से पेंटिंग में किसने ट्रांसफॉर्म कर दिया? और ये कहते कहते जुई की नजर वहाँ पे एसेस्टाजू के ऊपर पड़ती है और वो एसेस्टाजू की तरफ देखकर चौंकते हुए कहते हैं कि ये पेंटिंग आपकी तो नहीं है। पर जुई कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो स्क्रोल खुद ब खुद ही उड़ते हुए वहाँ पे एसेस्टाजू के हाथों में आ गया था, जहाँ एसेस्टाजू बेचारी जुई को कोई भी जवाब देने के बजाय उसे वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अचानक एसेस्टाजू ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जुई की बॉडी से एक स्पिरिट टोकन को भी बाहर निकाल लिया था, जहाँ वो उसकी बॉडी से स्पिरिट टोकन को बाहर निकालते हुए उससे कहते हैं, ओ तो तुम
भी एक ऑब्जर्वर हो। ऐसा टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब की बार ज़ुई वहाँ पे ज्यादा हैरान नहीं होती, क्योंकि ऐसा टजू ने अब तक उसे जितने झटके दे दिए थे उसके सामने अब ये सब कुछ भी नहीं था। इसलिए वो ऐसा टजू को वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए बताती है कि हाँ, मैं एक ऑब्जर्वर ही हूँ। इस गोड किलिंग कॉम्पिटिशन के 9 प्लेसेस हैं, जिन सभी के अंदर मेरी तरह अलग अलग ऑब्जर्वर मौजूद है और मैं भी उन्हीं में से ही एक हूँ। लेकिन अगर हमें उन सभी के बारे में पता लगाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस गोड किलिंग कॉम्पिटिशन के सारे राउंड्स को पार करना होगा। उसके बाद आप सेकंड मरीडियन की सारी मिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। और अभी ज़ुई ऐसा टजू को वहाँ पे सब बता ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि ऐसा टजू अचानक वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करते हुए अकेले वहाँ पे उसके अंदर चले जाते हैं। हालांकि ज़ुई उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन ऐसा टजू वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वो उसे वहाँ पे अकेला छोड़कर खुद अकेले ही वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगी थी कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाइए। अब तो मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ सच भी बता दिया था। और ये कहकर वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते हुए ऐसा टजू को वापस आने के लिए कहने लगी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।